श्री मुरारी लाल मीणा। सभापति महोदय, आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जनजाति क्षेत्रीय विकास मांग संख्या 30 व अनुसूचित जाति कल्याण मांग संख्या 51 पर बोलने का मौका दिया, आपको धन्यवाद। मान्यवर, वैसे तो हमारे सामने वाले साथी बाबा साहब का नाम बड़ी बढ़ चढ़ करके ले रहे थे और कोई क्या कह रहा था, कोई कह रहा हमने ये कर दिया, हमने भारत रत्न दे दिया। मान्यवर, मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, और कई साथी ये भी कह रहे थे कि कांग्रेस ने उनको महत्व नहीं दिया। साथियों, जो भारत का सबसे बड़ा संविधान है और जिसकी वजह से हम सब लोग यहाँ पर विराजमान हैं, उस संविधान की रचना बाबा साहब ने की थी और हमको सोचना चाहिए कि संविधान सभा का चेयरमैन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कौन सी पार्टी ने बनाया था। ये सोच था कांग्रेस का कि ऐसे व्यक्ति को जो बहुत विद्वान है, बहुत बुद्धिजीवी है, दलितों के बारे में समझता है, आदिवासियों के बारे में समझता है, यदि उसको संविधान सभा का चेयरमैन बनाया जाएगा तो निश्चित ही हम सबके लिए एक बहुत अच्छा संविधान लिखेंगे। तो ये उनकी भावना को पता लगता है कि हमारे नेताओं की, चाहे गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे और हो, उनकी भावना क्या थी। इन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बाबा साहब को संविधान सभा का चेयरमैन बनाया और बाबा साहब ने फिर कल्पना करी थी हम लोगों के लिए कि हमारा सामाजिक उत्थान हो, हमारा आर्थिक उत्थान हो, हमको समानता का अधिकार मिले। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने भारत के संविधान में हमारे लिए आरक्षण की व्यवस्था की। आरक्षण मिलने के बाद में धीरे धीरे हमारी प्रगति तो हुई, लेकिन उतनी प्रगति नहीं हुई जितनी होनी चाहिए और इसमें कमी रही होगी हम लोगों की, चाहे आप हो चाहे हम हो। और उसी का परिणाम ये हुआ मान्यवर, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद में ये सारे समाज अपने कामों के मामले में जागरूक हो गए। मान्यवर, एसटीएससी के व्यक्ति जो भी हैं पढ़े लिखे, अपने अधिकारियों के बारे में समझने लग गए और ये इस बात को सिद्ध करता है और हम सबको ये बात को महसूस करनी चाहिए कि 2 अप्रैल 1900 जो घटना हुई थी 2 अप्रैल को, वो इस बात का संकेत है। वो एक स्वाभाविक घटना थी, उसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा था। जब ये महसूस किया एसटीएससी के लोगों ने कि हमारे अधिकारियों का हनन हो रहा है, हमारे साथ में अन्याय हो रहा है, तो पूरे देश में एसटीएससी के लोग, आदिवासी लोग एकदम सड़कों पर आ गए और खड़े हो गए। इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि उनकी भावनाओं को समझना चाहिए कि देश को आज़ाद हुए इतने दिन हो गए, लेकिन फिर भी उनको अभी तक वो अधिकार नहीं मिले, उनको अभी तक वो समानता नहीं मिली जो उनको मिलनी चाहिए। हम सबको इस पर काम करना चाहिए। मान्यवर, जहाँ तक आदिवासियों का सवाल है, पूरे देश के अंदर आदिवासियों की जनसंख्या करीब 9% के आसपास है, जो करीब 10 करोड़ के आसपास बढ़ती है। जनजाति की जनसंख्या भी पूरे देश में करीब 20 करोड़ के आसपास 18% है। इतने बड़े समाजों को ऊपर यदि हम सब ने ध्यान नहीं दिया गया तो निश्चित हम इतनी उन्नति देश नहीं कर पाएगा। मान्यवर, जहाँ तक अपने प्रदेश का सवाल है, अपने प्रदेश के अंदर भी आदिवासियों की जनसंख्या 13.5% है और एससी की जनसंख्या हमारे करीब 17.5% के आसपास है। मेरा आपके माध्यम से, और मान्यवर उसमें भी जो क्षेत्र है, आपको पता है कि 2 भागों में विशेषकर बांटा हुआ क्षेत्र को, टीएसपी और नॉन टीएसपी। नॉन टीएसपी में आपने क्लस्टर हैं, बिखरी आबादी है, शहरियाँ हैं, माडा, ये सब लोग आते हैं और उसमें 45-55 में बांटा हुआ है। 45% क्षेत्र और जो 45% की जो सुविधाएं वो टीएसपी एरिया में विशेषकर आरएस को छोड़ करके और नौकरियों की टीएसपी क्षेत्र को दी हुई है। मान्यवर, जब ये विभाजन हुआ था उस टाइम हमारे बहुत से मान्यवर सदस्य यहाँ थे आदिवासी समाज के। हमने हमेशा ये कहा कि वो भी हमारे छोटे भाई हैं, उनको भी ये सुविधाएं मिलनी चाहिए और इसी के तहत सबकी सहमति से 45% नौकरियों की व्यवस्था उनके लिए की गई। बाकी अदर टीएसपी के लोग थे वो 45% में रह गए। जहाँ तक, लेकिन उसमें भी आपको पता है कि वहां पर 70 से 75% जनसंख्या आदिवासियों की है, लेकिन मात्र 45% में वो रह गए। 5% एससी को दे दिया गया और 50% अदर को दे दिया गया। मैं समझता हूं कि ये भी मामला ठीक नहीं हुआ और उसमें भी जो हमारे ट्राइबल भाई हैं वहाँ के, उसमें भी जो उनकी सीटें वैकेंट रह जाती हैं, जो सीटें खाली रह जाती हैं,
उसमें मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, अरे कम से कम उन सीटों को अदर टीएसपी नॉन टीएसपी वाले से भर लो। उनको जनरल से क्यों भरा जाता है, या उनका बैकलॉग पूरा लंबा रखो। तो इसलिए एक सोची समझी नीति के तहत स्टेप उठाए जाते हैं। मान्यवर, राजनीतिक हिसाब से भी आपको पता है, अब इसी से अंदाज लगा लो, नौकरियों में आरक्षण 12% है। अभी जब परिसीमन हुआ था तो राजनीति में 12.5 कर दिया, राजनीति में 12.5 कर दिया, नौकरियों में क्यों नहीं बढ़ाते भाई इस आरक्षण को? जब संविधान में लिखा हुआ है कि एसटी एससी का आरक्षण प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन होना चाहिए, तो आज हमारी जनसंख्या प्रदेश के अंदर 13.5% है, हमारा 13.5% आरक्षण होना चाहिए। एससी की जनसंख्या 17.5% है, 17.5% आरक्षण हमारा होना चाहिए। तो मेरा आपके माध्यम से मांग है कि आने वाले समय में हमारा आरक्षण दोनों एसटी एससी वालों का 13.5 और 17.5% होना चाहिए। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस मौके पे जो जैसा मैंने बताया कि इनकी छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, इनकी समस्याओं को समाधान नहीं किया गया, तो जिस प्रकार से पूरे देश में कई स्टेटों में ये नक्सलवाद पनप रहा है, कहीं क्या पनप रहा है, कहीं क्या पनप रहा है, क्योंकि समाजों में पहले वाली बात नहीं है, उनमें जागृति आ गई, वो अपने अधिकारों के लिए सजग हो गए। इसलिए यदि हमने उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया तो धीरे धीरे स्थिति यहाँ भी खराब होगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से कुछ प्रमुख बातें, मान्यवर, जब सम्मान्य गहलोत साहब मुख्यमंत्री थे और महाराष्ट्र पैटर्न लागू हुआ था तो हमारे यहाँ भी सम्मान्य गुलाब सिंह जी सख्तावत के नेतृत्व में कमेटी बनाई गई थी और उन्होंने भी महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने के लिए सुझाव दिए थे। और उसमें जो हमारा फंडिंग था, विभागों का बजट था, उसका ये कहा था कि भाई 8% बजट संबंधित विभाग का ट्राइबल के ऊपर खर्च होना चाहिए, लेकिन नहीं हुई व्यवस्था उसकी, उसको खर्च करना चाहिए ताकि उनका विकास हो सके। दूसरा सबसे बड़ी दुखदायी घटना ये है, मान्यवर, आप ये बताइए विकास कैसे होगा? पिछली बार मान्यवर मंत्री महोदय थे, उस टाइम ये बात उठी थी, आज तक हमारा कैडर नहीं है कर्मचारियों का, हमारे कोई करता धरता ही नहीं है। तो मेरी आपके माध्यम से मांग है, अगर हमारे विभाग का कर्मचारियों का कैडर होना चाहिए, वो अधिकारी हमारे बैठे हैं, कहीं से उधार लेके आते हैं, डेपुटेशन लेके आते हैं। मौलवी साहब ने किसी के लिए प्रयत्न भी किया था तो पता नहीं क्यों मामला बैठ नहीं पाया। तो इसलिए मेरा निवेदन है कि हमारा कैडर हो, कैडर तो हमारे लोग काम करेंगे, वहाँ पोस्टिंग होंगे, नियुक्ति होंगे, उसके बारे में सोचेंगे। 2-4 साल के लिए लाते हैं, फिर चल जाते हैं और सोचना बंद कर देते हैं। दूसरा मेरा एक बहुत बड़ी मांग आपके माध्यम से, यदि आप वास्तव में आदिवासियों के हित की हो, यूएनओ ने देखो, आपकी नीति देख लो आप, इससे भी यूएनओ ने 1994 में आदिवासी दिवस 9 अगस्त को घोषित किया। पूरे संसार में इसको मनाया जाता है, भारत में मनाया जाता है, राजस्थान में मनाया जाता है। और इस दिन पूरे देश का आदिवासी अपनी संस्कृति के बारे में, अपने पिछड़ेपन के बारे में, अपनी और बातों के बारे में विचार विमर्श करते हैं, इसको मनाते भी हैं। मेरी आपके माध्यम से मांग है कि पूरे प्रदेश में 9 अगस्त की छुट्टी घोषित होनी चाहिए। पिछली बार आपने क्या किया, नेता प्रतिपक्ष महोदय, आपने क्या किया? ये आपकी नीति को जाहिर करता है और ये भाई लड़ते रहे, हम फायदा उठाते रहे। आप ये बताओ, टीएसपी वालों की तो हमने 9 अगस्त की छुट्टी घोषित कर दी और नॉन टीएसपी की छुट्टी घोषित क्यों नहीं करी? क्या हम आदिवासी नहीं है? क्या हम आदिवासी नहीं है? ये हमको बांटना चाहते हैं, करवाएंगे, मांग है हमारी। आपने क्यों नहीं करी? आपकी तो हर जगह परिपाट रहती है। बहुत से अब आप बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, आप तो खुद ही एससी से बिलोंग करते हो। अभी पता क्या किया देश के प्रधानमंत्री जी ने? मान्यवर, आईएएस की नौकरियों पर भी परीक्षा से नहीं लेकर के डायरेक्ट ले रहे हैं फैक्ट्रियों से। अभी जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्ट लगा दिए। आप बताओ कितने एसटी के लोग हैं जो टाटा बिरला की नौकरी करते हैं? एक भी नहीं जाएगा। या आपकी क्या भावना है हमारे प्रति? आप सोच लो, नहीं लगाएगा? बताओ आप। 11 आईएएस तो 11 तो जॉइंट सेक्रेटरी पिछले टाइम लगा दिए, अब तो आप बता रहे 300-400 और लगा रहे हैं, 300-400 और लगा रहे हैं। ये इनकी भावना को सिद्ध करता है। और दूसरा सुन लो, ये जो 20/11/2097 का जो रोस्टर लागू किया गया था और उसके बाद में इस प्रदेश के अंदर आदिवासी अफसरों के दर्शन भी नहीं होते, वो रोस्टर ऐसा लागू कर दिया, हमारे लड़के तो पास हो रहे हैं। अभी उसमें तो आपकी नहीं चल रही आईएएस आईपीएस में, लेकिन वो राष्ट्र ऐसा लागू कर दिया कि एसटी वालों को अपना होम स्टेट तो मिलता ही नहीं है। ये राष्ट्र जब किसकी सरकार थी बताइए आप? 20/11/97 में इस प्रदेश के अंदर किसकी सरकार थी जो आपने ये किया? और उसकी वजह से आज हमारे लड़के जितने भी हैं, राजस्थान होम स्टेट अलॉटमेंट नहीं होकर दूसरे स्टेट अलॉटमेंट होते हैं। ये आपकी भावना है। एक मेरा और सब 2-3 निवेदन है मान्यवर। संविधान में 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करें। मान्यवर, ये तो आज तो हमारा ही आता को बोलने दो।
माने, और एक बहुत बड़ी समस्या विशेषकर आदिवासियों में जो जातियां हैं उसमें जो मीणा जाति के लिए लागू हो रही है। मेरा आपसे निवेदन है, आप ये बताइए, मीना, मैणा और मीना, भाई ये सब यहाँ सारे सदन में लोग बैठे हैं, कोई फर्क है क्या? फर्क है क्या? कोई बताइए आप। कोई फर्क नहीं है। बोली भाषा का कोई मीणा कह देता है, कोई मीना कह देता है, कोई मैणा कह देता है। और भारतीय संविधान में जैसे मान लो राजा रानी एक ही बात है, पानी पानी एक ही बात है। तो इस तरह भारतीय संविधान में जो आरक्षण दिया है वो मीना जाति को दिया हुआ है। और मेरा निवेदन है, हमारी जो लिस्ट है, जो हमारी जहाँ लिस्ट आई हुई है स्टेट गवर्नमेंट में, उसमें भी मीना जाति को आरक्षण है, मीना। अब आप ये बताइए, हम तो आदिवासी लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, हम जाति प्रमाण पत्र अप्लाई करते हैं और हमारी उस लिस्ट में मीना है, तो मीना के नाम से प्रमाण पत्र रेवेन्यू वाले बनाते क्यों हैं? बताइए आप। उनको कहना चाहिए भाई मीणा तो लिस्ट में नहीं है। बहुत से जाति प्रमाण पत्र मीणा के नाम से बढ़ा दिए गए, उसको लेकर के हमें तनाव पैदा होता है। तो मेरा निवेदन आपसे, जब मीना जाति उसमें लिखी हुई है तो चाहे कोई मीणा के नाम से अप्लाई करे, चाहे कोई मीणा के नाम से अप्लाई करे, तो बैठो बैठो नहीं होगा। विराजिए विराजिए बैठ, हाँ बैठ, विराजिए सदस्य, हाँ बैठ। कि चाहे कोई भाई राजस्व पढ़े उस वो लिस्ट तहसीलदार के सामने, एसडीओ के सामने रखी हुई होती है, रखी हुई नाम एसटी जाति का है, उसमें मीना लिखा हुआ है। मीना लिखा हुआ है तो कोई गलत में अप्लाई कर देता तो उसको तुरंत कह देना चाहिए, अगर भैया मीना तो एसटी में नहीं आते, मीना के नाम से होगा, मैणा तो नहीं आते हैं। उन्होंने प्रमाण पत्र दुनिया भर के बना दिए, इसलिए वैसे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, रेवेन्यू वालों के खिलाफ। आपने प्रमाण पत्र क्यों बनाए? अब तो मेरा आपसे निवेदन है, एक जनरल आदेश ऐसा जारी कर देना चाहिए, अगर भारतीय संविधान के अंदर मीना जाति एसटी में आती है और किसी ने गलत जाति प्रमाण पत्र बना दिया तो पूरे प्रदेश में उनका शुद्धिकरण होना चाहिए, ताकि एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। ये बात हमारे सामने मान्यवर रोज आती है। दूसरा मेरा आपसे निवेदन है कि सर्विसों में सभी ने मांग रखी थी बैकलॉग भरना चाहिए। एक और दूसरी बात मेरा आपसे एक निवेदन है, आप ये बताइए, आप सब लोग सुन रहे हो, अभी 2-4 रोज पहले आरपीएससी का रिजल्ट आया, एसटी की मेरिट, एसटी के लड़के का लास्ट सिलेक्शन हुआ है 100 और शायद 31 नंबर पर, और जनरल का हुआ 101 नंबर पर। आप ये बताओ, ये जो 50% छोड़ रखा है, क्या हमारी इसमें हिस्सेदारी नहीं है क्या? पहले हमारे जो लड़के जनरल मेरिट में आ रहे हैं, चाहे टीएसपी एरिया के हो चाहे हमारे एरिया को, उनको जनरल में काउंट करना चाहिए। नहीं तो बताइए आप, नहीं तो ये हुआ कि 20% के लिए 50% आरक्षण हो गया। भाई जो लड़के हमारे जनरल मेरिट में आ रहे हैं उनको जनरल में काउंट करो। और बताओ, ये तो अभी 5-7 दिन पहले की बात है, मैं वो लिस्ट लेकर नहीं आया, कल आपको चाहो तो मैं आके ला के रख दूंगा। एसटी का लास्ट सिलेक्शन इनकी पोस्ट पे 131 नंबर पे हुआ है और जनरल का 101 नंबर पे हुआ है। इसलिए जो हमारे लड़के जनरल मेरिट में है उनको जनरल में ही भेजना चाहिए। ये बहुत बड़ा अत्याचार सब जगह हो रहा है, इसलिए इस पर भी आपको गौर करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि ये धीरे धीरे नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएंगी, जैसा सभी अपन बता रहे हैं, क्योंकि अब लोग जागृत हो गए, पहले वाली बात रही नहीं है। अभी हमारे कई भाई बात कर रहे थे कि 45% तो हमने हिल के कर लिया था, हमारे पॉलिटिकल में भी है, हमने कह दिया कोई दिक्कत नहीं है। हमारी 25 सीट रिजर्व है, 17 सीट हमारे भाइयों के लिए है, हमारे लिए 8 ही है, 17, क्योंकि वैसे तो 45-55 होता है, लेकिन हम 8-10 MLA जनरल सीट से भी जीत के आ जाते हैं, क्योंकि हमारी संख्या इधर को बहुत ज्यादा है। और टोटल विधायक 33 है, भाया 33 आप हो। और मेरा निवेदन है, स्टेज वालों सुन लो मेरी बात, अरे कोई की बड़ाई बुराई मत करो, आप तो कम से कम निष्पक्ष होकर सोच लो, और कौन सी सरकार, कौन सी पार्टी ऐसी है जो हमारे पक्ष में फैसला करती है। और मैं समझता हूँ निष्पक्ष रूप से सोचोगे, दिल पर हाथ धर के, तो सोचोगे बीजेपी से तो कांग्रेस ठीक है, यही हमारे पक्ष में फैसला करे। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री बी डी कल्ला।